आप सभी को सादर नमस्ते। पुनः से आप लोगों के बीच में आहार की कड़ी में आहार की मात्रा क्या होनी चाहिए, हमें भोजन कितना लेना चाहिए, इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने की है कि हमारे जो शरीर के अंग हैं उनका आकार फिक्स है, उनका आकार बढ़ नहीं सकता है, ना ही घट सकता है। जितना है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि शरीर की एक सीमा है। भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी अंगों का स्थान, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। उसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। छेड़छाड़ करते हैं तो हमें बीमारियों, समस्याओं जूझना पड़ता है। इसलिए जो हम भोजन करते हैं उसकी भी मात्रा निर्धारित होना चाहिए कि हम कितना शरीर को भोजन दे रहे हैं और कितना देना चाहिए। इसमें 70 से 80% लोगों का ध्यान नहीं रहता है और खाने के बाद खाना शरीर में भरते ही रहते हैं, जिससे भोजन ओवर हो जाता है। जब ओवर होता है तो अपनी कार्य क्षमता को पूरा नहीं कर पाता है, जिससे उसमें कोई ना कोई अड़चन जरूर पैदा होती रहती है। दर्द पैदा होता है, ऐंठन पैदा होती है, गैस की समस्या होती है। इसलिए जब भी हम कोई भी आहार लें तो उसकी मात्रा का विशेष ध्यान दिया करें कि कितनी मात्रा में आहार लेना चाहिए। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो भोजन का जो मात्रा होनी चाहिए वो आधा पेट ही होना चाहिए। योग के जितने भी आचार्य हुए हैं, आयुर्वेद के जितने भी आचार्य हुए हैं, सभी लोगों ने आधा पेट भोजन करने के लिए ही निर्देश दिया हुआ है। तो हमें आधा पेट आहार का देना चाहिए, ठोस आहार का, और आधे में 2 भाग कर देना चाहिए, जिसमें एक भाग पानी के लिए छोड़ देना चाहिए और एक भाग वायु के लिए यानी आकाश तत्व के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर हम इतना खाने के प्रति ध्यान देते हैं तो ना ही हमें मोटापा होगा, ना ही गैस की तकलीफ होगी, ना ही कोई बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां होंगी। तो हमें मात्रा का विशेष ध्यान देना है। दूसरी चीज, सुबह से जो शाम तक का आहार है इस पे भी विशेष ध्यान देना है कि जो हम आहार ले रहे हैं, क्या जो उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हमारे शरीर में जो रक्त बन रहा है, उस रक्त का हम कितना उपयोग करते हैं। आप जितना उपयोग करते हैं
उतना शरीर को भोजन दें तो शरीर में अतिरिक्त चर्बी वसा एकत्रित नहीं होगा। आप कोई कार्य नहीं करते हैं और आहार की मात्रा वैसे का वैसे ही बनाए रखे हुए हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट वसा फैट है वो शरीर में एकत्रित होकर के शरीर को स्थूल बनाएगा, शरीर में भारीपन लाएगा, शरीर को हिलने नहीं देगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल लाएगा, डायबिटीज लाएगा और हार्ट अटैक की संभावनाएं धीरे धीरे बनने लगती हैं। नस नाड़ियाँ सारी ब्लॉक हो जाती हैं और हृदयघात बहुत जल्दी ही आ जाता है। इसलिए आहार पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमें सुबह से शाम तक का जो आहार है वो भी, उसकी भी मात्रा निर्धारित होना चाहिए कि हम जो सुबह का भोजन लेते हैं उसकी मात्रा कितनी होना चाहिए और जो शाम का भोजन है उसकी मात्रा कितनी होना चाहिए। ये सारा का सारा आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जब भी भोजन करें तो इसका विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आपको जब भूख लगे तब आप ठोस अनाज ही खाओ। जब आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद पानी का भी ज़रूरत शरीर को पड़ती है। इसलिए अगर पानी नहीं देते हैं तो जो हम अनाज ठोस रूप में लेते हैं वो लिक्विड बनने में, रक्त बनने में, रस बनने में और रक्त बनने में उसे कठिनाई होती है। और जब सही रूप से पानी अब नहीं पीते हैं तो रस नहीं बन पाता है और वो भोजन रक्त बने बिना बने हुए ही वो भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। जब शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम और अधिक खाते हैं। दूसरा पहलू आपको बता दें कि जिनके शरीर में आहार की प्रतिपूर्ति नहीं सही से होती है, पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है, वो और अधिक खाते हैं। उनके खाने का जो लिमिट है वो बढ़ जाता है। वो इतना खाते चले जाते हैं, वो इतना पेट में भरते चले जाते हैं कि उन्हें कुछ सेंस ही नहीं रहता है, चेतना शून्य हो जाते हैं, बेहोशी में खाते रहते हैं। बड़ा भयंकर दुष्परिणाम उनको देखने को मिलता है। इसलिए सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या आप खाते हैं उसकी मात्रा को निर्धारित करिए। बिना मात्रा के आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो जीवन को स्वस्थ बनाना है, जीवन को समृद्ध बनाना है, जीवन को सुखमय बनाना है तो आप मात्रा पर जरूर कंट्रोल करिए। एक कहावत कही जाती है, एक बात कही जाती है कि भोजन में क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, भोजन में क्वालिटी होना चाहिए। और हम आज जो भोजन ले रहे हैं वो क्वालिटी रहित ले रहे हैं। हम आधा से अधिक भोजन जो लेते हैं वो भोजन जो है मृत भोजन लेते हैं। जीवित भोजन लेने से ही कोशिकाएं ज़्यादा जीवित रहती हैं। मृत भोजन से शरीर को और वर्क करना पड़ता है और अलग अलग तरह के पाचक रस शरीर को निकालना पड़ता है, जिससे शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए भोजन में अधिक से अधिक जीवित आहार लाने का प्रयास करें, जीवित आहार का प्रयोग करें। जीवित आहार में जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, अंकुरित अनाज है, आहार में आते हैं, इनका सेवन आप अधिक से अधिक करें। एक विषय और ध्यान देने की बात है कि जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आप अम्ल और क्षार इन दो को विशेष ध्यान देंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा बैलेंस रहेगा। अगर अम्ल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो भी भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर ये बैलेंस रहता है तो कोई भी बड़ी बीमारी, कोई बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न होता है और उसमें शरीर की जो कैटाबॉलिज्म है
और एनाबोलिज्म है, दोनों का घटना, टूटना और बढ़ना रुक जाता है। जब ये रुक जाता है तो शरीर की आयु भी रुक जाती है, शरीर की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए भोजन में अम्ल की मात्रा 40% रखनी चाहिए और क्षार की मात्रा 60% तक रखना चाहिए। ये कैसे होता है? जितने भी आप तो इसमें अधिक मात्रा में क्षार होता है। मीठे पदार्थों में अगर गुड़ का सेवन करते हैं तो गुड़ पहले से ही क्षारीय होता है। अगर मीठे पदार्थों में आप मावे से बने हुए, चीनी से बने हुए जितने भी तरह के मीठे आप लेते हैं तो वो शरीर में जाकर के अम्ल ही बनाता है, अम्लीयता को बढ़ा देता है, जिससे हाइपर एसिडिटी, गैस बनना और घुटनों में दर्द, डायबिटीज, तमाम समस्याएं उभर करके सामने आती हैं। कुछ लोग आइसक्रीम खाना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं खाना खाने के बाद। ये दोनों स्थितियां जो है बीमारी पैदा करती है, रोग पैदा करता है। क्यों? भी अम्लीय है और चाय भी अम्लीय, भोजन को अम्लीय कर देता है। आप कितना भी अच्छा भोजन करें, आइसक्रीम खा लीजिए, अम्लीय हो जाएगा। आप कितना भी पौष्टिक आप चाय पी लेते हैं उसके बाद, भोजन के बाद, तो आपको लेने का कोई मतलब नहीं है, आपने पूरा। इसलिए भोजन की मात्रा पे विशेष ध्यान दें। कौन सा आहार लेना चाहिए? अम्ल की मात्रा पहले से शरीर में मौजूद है, तो क्षार की मात्रा को बनाए रखने के लिए आपको जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, इनका प्रयोग अपने लाइफ स्टाइल में, अपने दैनिक जीवन में जरूर बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप लोगों से जो हमारी दूसरी पहली वीडियो थी उसमें हमने आहार का समय के बारे में वर्णन किया था। इसमें जो है आहार की मात्रा के बारे में हमने बताया, और अगला जो हम वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे उसमें जो है हम कौन सी ऋतु में कौन से आहार लेना चाहिए, कौन से अनाज लेना चाहिए, कौन सी सब्जी लेना चाहिए, कौन से फल लेना चाहिए, और किस महीने में, किस ऋतु में कौन कौन से अनाज और फल नहीं खाना चाहिए और खाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इतनी ध्यानपूर्वक हमारे इस छोटे से वीडियो को देखने का प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है।